प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए विज्ञान विषय की छोटी छोटी बातों को सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि कितनी ही आसानी से विज्ञान में हमारी पकड़ मजबूत होती जाएगी, जिनका हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि किसी भी इमारत की यदि नींव मजबूत है तो वह इमारत उतनी ही मजबूत और टिकाऊ होती है। यदि हम अपने विषय की इन छोटी छोटी जानकारियों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस विषय में हमारी समझ बढ़ती जाएगी, जिससे किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले किसी भी प्रश्न को आत्मविश्वास के साथ हल कर पाएंगे और अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर पाएंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ क्या है इसके बारे में बात की थी तथा पदार्थ के अभिलक्षणिक गुणों के बारे में बात कर चुके हैं। इससे आगे हम आज देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब हम अपने चारों ओर ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि पदार्थ भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ कठोर, कुछ दृढ़, तो कुछ तरल तथा कुछ गैसीय होते हैं। पदार्थों के ये भिन्न भिन्न स्वरूप उनके अव्ययीकरणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होते हैं। अव्ययीकरण के बारे में देखते हैं क्या होते हैं। अव्ययीकरण का अर्थ होता है कि कोई भी पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है, तो पदार्थ को बनाने वाले जो ये कण होते हैं, इन कणों को अव्ययीकरण कहते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका ठोस, द्रव तथा गैस। लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है। ये हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस तथा प्लाज्मा। इसमें 2 अवस्थाएं जो हैं बदली हुई हैं, जैसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, और बाकी 3 अवस्थाएं वही होती हैं। आइए हम समझते हैं कि ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है क्या। सन 1920 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ के इस अवस्था के बारे में कुछ गणनाएं की थीं और आइंस्टीन ने इन गणनाओं के आधार पर पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नाम से यानी BEC के नाम से जानते हैं। अगली अवस्था है प्लाज्मा। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैसों के रूप में पाए जाते हैं। नियॉन बल्ब के भीतर नियॉन गैस तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब के भीतर हीलियम गैस या इनके अलावा कोई अन्य गैस भी हो सकती है, भरी होती है। जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है जब इनमें विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित किया जाता है तो ये गैस आयनीकृत अर्थात आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस की प्रकृति के अनुसार इस प्लाज्मा में विशेष रंग की चमक उत्पन्न होती है। क्या आपको पता है कि प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। अगली अवस्था है ठोस अवस्था। ठोस पदार्थों का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन होता है तथा इन्हें दबाया नहीं जा सकता। ठोस पदार्थ से परस्पर विसरण नहीं होता। ठोस पदार्थ बाह्य बल लगाने पर अपना आकार नहीं बदलते, अर्थात ठोस संपीड़ित नहीं होते हैं और अधिक बल लगाने पर ये टूट जाते हैं, अर्थात ठोस दृढ़ होते हैं। इनके निम्नलिखित गुणधर्म हैं।
गुणधर्म है आकार। हम जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, कण, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जो ठोस होते हैं इनमें जो कण होते हैं, जो इनका विन्यास होता है, यानी कि जो इनके जो कण होते हैं वो ठोसों में अधिक पास पास होते हैं। जब अधिक पास पास होते हैं तो होता क्या है, उनके बीच जो खाली स्थान होता है जिसको हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं सबसे कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो कणों में गति नहीं होती है और वह अपने स्थान पर ही कंपन करते रहते हैं, जिसके कारण ठोसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। क्या है आयतन। ठोस पदार्थों के कणों के पास पास होने से अगर उसमें हम दबाव डालते हैं तो क्या होता है, उनके कण पहले से ही पास पास हैं तो उनमें क्या होते हैं, उनके कण और पास पास नहीं आते हैं, जिससे क्या होता है, ठोस का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। तो हम कह सकते हैं कि ठोसों का जो होता है आयतन और आकार निश्चित होते हैं। अगला है आकर्षण बल। हम जानते हैं कि ठोसों के कण जो होते हैं अधिक पास पास होते हैं। जब और हम जानते हैं कि सभी कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जब पास पास होते हैं तो होता क्या है, उनके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जब आकर्षण बल अधिक होता है इसीलिए उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। तो हम कह सकते हैं कि ठोसों का जो आकर्षण बल होता है द्रवों और गैसों की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। अगला गुण है घनत्व। अब देखते हैं घनत्व क्या होता है। घनत्व मतलब होता है किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होता है किसी पदार्थ का वह उसका घनत्व कहलाता है। तो ठोस के कण बहुत ही पास होते हैं, निकट होते हैं, जिससे ठोस का जो घनत्व होता है सर्वाधिक होता है और इसी कारण ठोस कठोर और दृढ़ होते हैं, यानी कि उनका घनत्व अधिक होने की वजह से जो ठोस होते हैं दृढ़ और कठोर होते हैं। इसके बाद अगली अवस्था है आपकी द्रव अवस्था। हम जानते हैं कि जो द्रवों के जो कण होते हैं ठोसों की अपेक्षा कुछ अधिक दूरी पर होते हैं। जब अधिक दूरी पर होते हैं तो उनके बीच अंतरा आणविक स्थान अधिक होता है और उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है ठोसों की अपेक्षा कम होता है, जिससे क्या होते हैं, द्रवों के कणों में क्या होता है, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण द्रवों को हम जिस पात्र में रखते हैं वह उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अगर हम किसी भी द्रव को गिलास में रखें तो वो गिलास का आकार, बोतल में रखें तो बोतल के आकार का आकार, और यदि हम पतले किसी पाइप में डालें तो वो पाइप का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात हम द्रवों को जिस पात्र में रखेंगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उनकी मात्रा में कोई अंतर नहीं होता है। अर्थात इनका जो आयतन होता है, द्रवों का जो आयतन होता है, यानी कि उनके द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है वह निश्चित रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि द्रवों का आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। ठोसों की तरह द्रवों को भी कुछ गुणधर्म हैं। एक है आपका आकार। जैसा कि हमने अभी देखा कि द्रवों के जो कण होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आप इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो अधिक होता है, इसीलिए द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है। और अगला देखते हैं, अगला है आपका आयतन। हम द्रवों के कण गति करने के लिए स्वतंत्र तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मन चाहे गति करें। द्रवों के कण द्रव की सीमा के अंदर ही गति करते हैं, सीमा के बाहर नहीं जा सकते। द्रव के कण द्रव के ऊपरी पृष्ठ को छोड़ नहीं पाते। जब कोई अणु द्रव के ऊपरी सतह पर पहुंचता है तो द्रव के अंदर के कण उसे अपनी ओर खींच लेते हैं, अर्थात उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और वह कण की सतह से बाहर नहीं जा पाता। इसी कारण क्या होता है, यही कारण है कि द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है।
द्रव का एक मुख्य गुण है तरलता, यानी कि द्रव के कण गतिशील होते हैं तथा इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण वे क्या होते हैं, तरल होते हैं। गाढ़े द्रव कम तरल तथा पतले द्रव अधिक तरल होते हैं। तरल का मतलब होता है बहने का गुण, यानी कि जितने भी द्रव होते हैं उनमें बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, अगर उनको एक स्थान पर रखेंगे तो वो जिस तरफ ढाल होगी उसी तरफ बहने लगते हैं। गुण है घनत्व। हमने देखा कि द्रवों के कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इसीलिए द्रवों का जो घनत्व होता है ठोस की अपेक्षा कम होता है। पदार्थ की अगली अवस्था है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है आपका आकार। गैस के कण ठोस द्रवों की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। इनके बीच दूर दूर होने की वजह से क्या होता है, इनमें जो आकर्षण बल सबसे कम यानी कि नगण्य लगता है, यानी कि इनमें आकर्षण बल लगता ही नहीं, कह सकते हैं। आकर्षण बल न लगने की वजह से क्या होते हैं, गैसों के कण सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसी कारण गैस को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इनमें आकर्षण बल लगता नहीं है। ठोस और द्रवों की अपेक्षा गैसों के भी कुछ गुणधर्म हैं। नंबर है आपका आयतन। गैस के कण स्वतंत्रतापूर्वक तीव्र वेग से अनिश्चित पथ पर सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं, इसी कारण इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। अगला है आपका दाब। गैस के कण आपस में तथा बर्तन की दीवार पर टकराते रहते हैं, जिससे कणों के वेग तथा दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिससे ये कण बर्तन की दीवारों को संवेग स्थानांतरित करते रहते हैं और इसी के संवेग परिवर्तन के फलस्वरूप दाब उत्पन्न होता है। अगला गुण है गतिज ऊर्जा। गैसीय अवस्था में स्थितिज ऊर्जा पूर्णतः गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, अर्थात कह सकते हैं कि इनमें जितनी भी पदार्थ में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें कण स्वतंत्र होते हैं गति करने के लिए, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा होती है सबसे अधिक होती है। इनके अणुओं में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अगला गुण है संपीड़न। गैस के कणों के बीच खाली स्थान सबसे अधिक होता है, ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है, इसीलिए गैसों में क्या होता है, संपीड़न का गुण पाया जाता है, यानी कि इनको बहुत ही आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि ठोसों में संपीड़न सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके कण पहले से ही पास होते हैं, उनमें संपीड़न का गुण ना के बराबर होता है। दूसरा है कि जो द्रव हैं, द्रव को बहुत कम मात्रा में संपीड़ित होते हैं, जबकि गैसों को बहुत ही आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जैसे घर में खाना बनाने वाली गैस जो LPG है वो संपीड़ित अवस्था में हमारे घरों में आती है। अस्पतालों में ऑक्सीजन का सिलेंडर या CNG जो होती हैं उनको गैसों को संपीड़ित करके ही रखा जाता है, सिलेंडर में भरा जाता है। हम कह सकते हैं कि गैसों को बहुत ही आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि जो पदार्थों की जो अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है, क्या ऐसे जो कण होते हैं, कणों के विन्यास में अंतर होने की वजह से होता है। ठोस के कण अधिक पास होते हैं, इसीलिए वो ठोस हैं। द्रवों के कण कुछ दूर दूर होते हैं, उनमें आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कुछ कम लगता है, इसीलिए वो तरल अवस्था में होते हैं। जबकि गैस के कण अधिक दूर दूर होते हैं, जिससे क्या होते हैं, उनमें आकर्षण बल सबसे कम लगता है, इसीलिए वो क्या होते हैं, उनको संपीड़ित किया जा सकता है। तो अवस्था में परिवर्तन का मतलब है गैस के कणों में विन्यास में अंतर होता है, या और कुछ नहीं है। वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, अगर उनके उत्तर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रेषित करें, अगर ना पता हो तो तब भी कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, तो उनका हम उत्तर अगले एपिसोड में बताएंगे। प्रश्न है, समझते हैं इसको। ठोस, कठोर तथा दृढ़ होते हैं। हमने क्या पढ़ा कि ठोस कैसे होते हैं, कठोर तथा दृढ़ होते हैं। इनमें बल लगाने पर ठोस के आकार में परिवर्तन नहीं होता है।
लेकिन जो रबड़ बैंड होती है यानी हेयर बैंड होता है को खींचकर उसका आकार बदला जा सकता है, फिर भी उन्हें ठोस कहा जाता है, क्यों? ये प्रश्न है अपना। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी या नमक उन्हीं का आकार ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी उन्हें ठोस कहा जाता है। हमने देखा था कि ठोस में क्या आकार में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो आपका नमक है या चीनी है जिनको हम अलग अलग बर्तनों में रखते हैं तो वह उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको हम चीनी और नमक को ठोस कहते हैं, क्यों? इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न है, ठोसों को दबाने पर दबते नहीं हैं। हमने देखा था कि ठोसों को अगर दबाएंगे तो दबते नहीं हैं, अर्थात उनमें संपीड़न नहीं होता है, लेकिन स्पंज को दबाने पर वो दब जाते हैं, अर्थात उनमें संपीड़न होता है, लेकिन फिर भी उनको ठोस कहते हैं, क्यों? अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उनको भेजें, और यदि ना पता हो तो हम इनके बारे में लिखकर आप भेजेंगे तो हम इनके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।